हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, बियो-सेवर्ट लॉ। यहाँ पर आप टी को साइलेंट रीड करो, मोस्टली ये टी को साइलेंट यहाँ पर रीड किया जाता है। आप चाहो तो बायोट-सेवर्ट लॉ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बियोट-सेवर्ट लॉ आपके ऊपर पे है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है किसी पोजिशन पर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अभी तक हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। साथ में हमने देखा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू क्या आएगा, उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखा हुआ था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिस पर आई करंट रन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम राइट हैंड को ऐसे कर्ल करके हम यहाँ पर उसके डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। तो कर्ल इस साइड में हो रहा है, यानी कि ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये अंदर जा रहा है, यहाँ से ये बाहर आ रहा है। इसे कॉम्पास ड्रिल को रख करके हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। हमने नहीं, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और हमने इसे सीखा था। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम जानते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर, या फिर मूविंग चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक आता है। या फिर कुछ पार्टिकल्स के अपने नेचर होते हैं, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आता है उसके आसपास पे, उसके सराउंडिंग पर। ऑलराइट, इस 4.5 इस सेशन पर हम देखने वाले हैं कि जो करंट फ्लो होगा उसका और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका आपस में क्या रिलेशन है। ऑलराइट, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो। यहाँ पर ये है एक्स और वाई, यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए मैं इसे आपको शो करता हूँ बोर्ड पर। कंसिडर कीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जहाँ पर आई करंट फ्लो कर रहा है, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं जहाँ आई करंट फ्लो कर रहा है, जिस पर एंड पर कुछ सोर्सेस कनेक्टेड किए होंगे जिससे ये करंट आ रहा है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पोजीशन P पर, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसके वजह से। चलिए छोटे छोटे पोर्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड इस P पर आएंगे उसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक DL एलिमेंट लेते हैं इस जगह पर, एकदम छोटा, इन्फाइनाइटली स्मॉल है, यानी कि इसे हम अगर डिवाइड करें तो इन्फाइनाइट नंबर पर वो डिवाइड हो सकता है, उतना छोटा है ये। तो इस DL एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहे हैं DL वेक्टर वो इस डायरेक्शन पर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R वेक्टर से हम यहाँ पर, चलिए इसको शो करते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और उसका डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। अंगुली को इस पोर्शन पर ऐसे रखेंगे और अंगुली को कर्ल करेंगे, ऐसे अंगूठे को ऐसे रखेंगे और अंगुली कर्ल करेंगे, तो यहाँ से यहाँ ये ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो इसे हम चलिए यहाँ पर क्रॉस से शो करते हैं, और इस DL की वजह से यहाँ पर DB मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। चलिए मानते हैं। बायोट एंड सेवर्ट के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर उन्होंने ये पाया कि ये DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के। साथ में ये DB एक और चीज पर यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है, वो है DL के। साथ में DB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/r स्क्वायर। ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। DB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब हमें पता है कि, चलिए इसमें डायरेक्शन लिखते हैं। तो हमें पता है कि डायरेक्शन जो लिखना होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि डायरेक्शन जो है अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा डायरेक्शन। तो अंदर की ओर डायरेक्शन हम इस पर कैसे लिखें, हमें तो पता है कि डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, इस पर कैसे लिखें। इस पर आप देखो
कि अगर हम dl है और r है, उन दोनों को हम क्रॉस करें तो हम उसका डायरेक्शन को लिख सकते हैं। जैसे कि dl यहाँ पर ऐसे है और r ऐसे है, तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन पर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे a क्रॉस b है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है ab साइन थीटा, और जो यहाँ इसका डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को हम निकालते हैं। a वेक्टर अगर ऐसे है और b वेक्टर अगर ऐसे है, तो उन दोनों के बीच पर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। इस पर क्या करते हैं, a वेक्टर की ओर सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद में b वेक्टर जिस साइड में झुका हुआ है उस साइड जाते हैं, तो उससे हमें जो अंगूठे का डायरेक्शन होता है वो हमें शो करता है कि इसका जो ए बी साइन थीटा और जो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर बना हुआ है, तो उस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पर होगा। तो यहाँ पर भी हम इजीली इसे लिख सकते हैं dl क्रॉस r वेक्टर। अब हमने यहाँ पर एक r वेक्टर डाला हुआ है, तो हम नीचे एक r मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r क्यूब हो जाएगा। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऑलराइट, यहाँ पर आप इसे r वेक्टर ना लिख करके सिर्फ r कैप भी लिखते तो भी काम चल जाता, और इसे r स्क्वायर भी छोड़ते तो भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो dl ही देता इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इसके क्रॉस का हमें देता जो कि अंदर की ओर है। ऑलराइट, चलिए ये हमें मिल गया dB, यानी कि एक स्मॉल पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है P पॉइंट पर उसका। अब चलिए यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है आपका ये वाला, उसे हम हटाएंगे कैसे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये है ये कांस्टेंट, इंटू आई dl r कैप, इन दोनों के बीच में क्रॉस है, और r स्क्वायर। ये आपका इक्वेट करके हम ऐसे टर्म निकाल सकते हैं। ये जो है म्यू नॉट, ये किससे रिलेटेड है, आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एप्सिलॉन नॉट देखा हुआ था, उसी से रिलेटेड है। म्यू नॉट परमियाबिलिटी है, वो परमिटिविटी था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ये परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इसे वैक्यूम पर यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऑलराइट, अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, आई डी एल साइन थीटा यहाँ पर ये आया एल क्रॉस आर करने की वजह से, उसे हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसे हम इजीली वहाँ पर उस पोजीशन पर उस छोटे लाइन एलिमेंट dl के वजह से जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड dB, उसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस dl ऐसे बहुत सारे dl यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, छोटे छोटे इन्फाइनेटली स्मॉल हमने लिए हुए हैं। अब जब हमें टोटल फाइंड करना होगा तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को सम कर देंगे, जितने भी dls हैं, जितने भी यहाँ हैं, तो वो टोटल उस लाइन का हमें जो है लेंथ पता चल जाएगा। उसी तरीके से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हमें उस dl की वजह से मिले, उन सभी मैग्नेटिक फील्ड को भी हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन पर हमें मिलता है। वेक्टर एडिशन ही हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना लेंथ का है, इसलिए हम यहाँ पर dB ही छोड़ेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है dB, उसे dB ही अभी छोड़ेंगे। ऑलराइट, तो बस हम इतना भी जान रहे हैं कि dB का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आगे आते हैं, यहाँ कहता है कि म्यू नॉट को हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हमने अभी भी देखा है। यहाँ अगर आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो SI यूनिट है वो अगर याद नहीं आता है तो आप जस्ट इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो भी यहाँ पर इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। कैसे, जैसे कि dB जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, यानी कि T, और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई वाला जो भी है इसे इस साइड में हम रख लेंगे, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है उसे हम इस साइड में ले जाएंगे, और सभी को 1 यूनिट ले लेंगे सभी का वैल्यू, और उसका जो यहाँ पर SI यूनिट आता है उसे हम लिख करके निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, देखिए टेस्ला dB में हो गया,
आई डी एल साइन थीटा इस साइड में मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आई यानी कि करंट है उसका एम्पियर हो जाएगा, डी एल यानी कि लेंथ है उसका मीटर हो जाएगा, और साइन थीटा तो यहाँ पर इसका जो है एसआई यूनिट नहीं है यहाँ पर। आर स्क्वायर का एसआई यूनिट ऊपर में आ जाएगा, ये आर स्क्वायर जो है ये आर स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में से एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ईजी है। कभी भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कोई रिलेटेड इक्वेशन आपको अगर पता है तो आप उससे रिलेट करके इजीली निकाल पाते हो। ऑलराइट। और वैसा जो है आपको लंबा चौड़ा भी अगर मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे निकाल कर लिख सकते हो। जैसे टेस्ला वाले में हमने देखा हुआ था पिछले सेशन में, तो लंबा चौड़ा निकला हुआ था, उसे हमने सीधे टेस्ला लिखा था। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बात किया हुआ था, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू में हमने उसे वहाँ डिराइव किया हुआ था, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पर फाइंड किया, तो ये जो है कुछ सिमिलरिटीज़ लेकर के आते हैं और कुछ डिफरेंस भी आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको, पॉइंट वाइज यहाँ दिया हुआ है। इन पॉइंट्स पर जाने से पहले इसका चलिए फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा हुआ है। फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पर इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें मिलता है। और अगर हम वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम आर कैप लगाते हैं। वहीं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसे मैंने एक के ऊपर एक ऐसे लिए लिखा ताकि हम यहाँ पर रिलेट कर पाएँ। ये 4 पाई और ये 4 पाई दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, यहाँ आर स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी यहाँ पर इक्वल है। और क्योंकि यहाँ पर Q का I इंटू डी एल हमने लिखा हुआ है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते ना मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम बात करें तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसी की वजह से हमने यहाँ पर जो है कोई चार्ज को यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। करंट का हम बात करते हैं यहाँ पर। और ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोनों जो है फ्री स्पेस के एक परमियाबिलिटी है और एक परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और म्यू नॉट जो है परमियाबिलिटी है। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट आता है, कहता है कि दोनों जो है लॉन्ग रेंज तक काम करते हैं, आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट है 1/r स्क्वायर पर, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, यानी कि एक चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और अगर मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पर सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से इसे ऐड कर लेते हैं। मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पॉइंट किसी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसे हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिया हुआ है DL, तो जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट यानी कि लाइन एलिमेंट की वजह से जितने भी यहाँ पर हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसी पोजीशन पर, तो उसे हम सभी के जो है मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करके हम निकाल सकते हैं ईजीली। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले जो हमारा टॉपिक आएगा उस पर हम इसे देखेंगे। इस अभी जो है हमारा लाइन वाला है, लाइन वाले में हम क्या कर रहे हैं, DL 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 सभी जगह से ले रहे हैं और किसी एक पोजीशन पर हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर साथ में कहता है कि इस कनेक्शन में हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है I इंटू DL के। हमने देखा है फॉर्मूले पे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर भी वो लीनियर प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज Q के। ऑलराइट, तो ये लीनियर, ये सोर्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स है, ये तो दोनों जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों सोर्स से लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोड्यूस होता है स्केलर सोर्स से, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका जो सोर्स होता है चार्ज वो स्टैटिक एक ही जगह पर होता है, उसकी वजह से चारों ओर यहाँ पर हमें मिलता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं जो मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करते हैं बी फील्ड की, तो वो यहाँ प्रोड्यूस होता है एक वेक्टर सोर्स से, यानी कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करता है, तभी हम DL का डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन पर चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर चार्ज यानी कि I इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है
पॉजिटिव Q इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है तो DL भी हम इसी डायरेक्शन पर लेते हैं, उसका जो स्मॉल लाइन एलिमेंट हम लेते हैं वो इस डायरेक्शन पर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर सोर्स पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये आ गया डिफरेंस इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो सोर्स और फील्ड पॉइंट के बीच में है उन दोनों के अलोंग होता है। कहने का मतलब कि अगर सोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर हम मेज़र करना चाहें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो इसी के अलोंग होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। ऑलराइट, चारों ओर कहीं पर भी हम जो सोर्स है उससे हम किसी पॉइंट पर भी हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये सभी जगह पर इसके अलोंग डायरेक्शन पर होगा। यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकालेंगे उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन पर, किस वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट करके। यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, IDL क्रॉस R। तो यहाँ पर ये DL और R इन दोनों का क्रॉस जो आएगा ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो भी सोर्स है उसके परपेंडिकुलर वाले ये सोर्स जो है उसके प्लेन कोई होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन पर आएगा। मान के चलते हैं कि DL अगर इस डायरेक्शन पर है और रेडियस अगर इस डायरेक्शन पर है तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो भी प्लेन यहाँ बनेगा उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, कहता है कि बायोट-सेवर्ट लॉ यानी कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं वहाँ पर एंगल का डिपेंडेंस होता है। ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सोर्स को ही वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पर एंगल का तो डिपेंडेंट होगा ही होगा। वेक्टर क्वांटिटी में हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड भी आता है तो वो भी हम वेक्टर क्वांटिटी से ही इसे हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस पर ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कहीं पर भी आप कैलकुलेट करो ये बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। आगे कहता है कि यहाँ पर अगर हम फिगर 4.9 में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन DL है वो है 0 अलोंग दिस लाइन थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर 0 आ रहा है। इक्वेशन 4.11 को देखना है हमें, चलिए देख लेते हैं एक बार। जो डैश लाइन है वहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ आप देखो ये जो डैश लाइन आपको दिख रहा है इस डैश लाइन के अलोंग में यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम इस पोजीशन पर निकालें तो R जो है यहाँ पर हम लेंगे और DL जो है यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 0 हो जा रहा है। एंगल 0 हो गया यानी कि साइन थीटा की जगह पर हम साइन 0 लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें 4.11 में तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पर साइन 0 लिखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन DB वाला ये है, ये हो जाएगा 0, ये 0 अंडा। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है डैश लाइन के अलोंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि उसका जो एंगल है वो कितना एंगल बना रहा है सोर्स से। अब हमने यहाँ पर बात कर लिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, परमिएबिलिटी म्यू नॉट को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और इस जो लाइट का स्पीड होता है c उसके बारे में हमें पता है कि वो होता है 3 × 10⁸ तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कुछ एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलता है। एप्सिलॉन नॉट को और म्यू नॉट को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ म्यू नॉट बाई 4π यहाँ पर हो जाएगा। 4π यहाँ पर कैंसिल हो गया उसके बाद में, या फिर हम यहाँ पर इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4π एप्सिलॉन नॉट को 1/9 × 10⁻⁹ हम यहाँ पर उसका जो वैल्यू होता है वो हमने लिख दिया है, और 10⁻⁷ म्यू नॉट बाई 4π का हम लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम यहाँ पर इनका रिजल्ट निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, जो कि 1/c² यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलता है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी फ्री स्पेस का।
तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हम इस तरीके से जो है रिलेट कर सकते हैं इन दोनों से। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। अब अगर हमारे पास में ये रिजल्ट आया तो इसे हम इजीली तो जाने नहीं देंगे, फिजिक्स जो पढ़ता है वो एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाएगा ही लगाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर आएगा आपको, चैप्टर 8 में हम देखेंगे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से कंबाइन करके यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से हम प्रोपोगेट कराते हैं। तो उसके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में ये जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हेल्प करता है। अगर म्यू नॉट का वैल्यू नहीं पता है तो हम उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, एक का वैल्यू नहीं पता है, तो हम सी स्क्वायर के जो डिपेंडेंस है उसे हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं।